हाँ बच्चों, आप लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। इसके पहले भाग को आपने पढ़ लिया। अब दूसरे भाग में आपको एरिया वेक्टर, गॉस की प्रमेय और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की माप के बारे में बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं के अंतर्गत मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, एरिया है, तो क्षेत्रफल से पास होने वाली, क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होती है वो वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी यानी तीव्रता को व्यक्त करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल से पास होने वाली, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने बताया कि ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र E के लंबवत कोई क्षेत्रफल है, मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल है, एरिया वेक्टर A है, तो इससे पास होने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो माप होगी वही क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। उतने क्षेत्रफल से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप। अब जैसे आप ये देखिए, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी हैं। अगर क्षेत्रफल ये है, इतना क्षेत्रफल हम इसके लंबवत रख दिए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी। अगर यही क्षेत्रफल ऐसे थोड़ा तिरछा करके रख दिया जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो है वो घट जाएगी। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रफल के दिक् विन्यास यानी ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। इस दृष्टि से क्षेत्रफल को सदिश माना जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आप लोगों को क्षेत्रफल वेक्टर यानी एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश बता रहे हैं। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर प्रत्येक क्षेत्रफल से उसके लंबवत डायरेक्शन जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, एरिया है, और इसके लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत एक ऐसी लाइन खींचिए जो कि उसके परिमाण के संगत हो। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि क्षेत्रफल को वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को और तीर का जो डायरेक्शन होता है वो सदिश राशि के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम इस क्षेत्रफल के लंब दिशा में बाहर की ओर खींचे गए एकांक सदिश को यूनिट वेक्टर n से प्रदर्शित करें तो इस क्षेत्रफल का परिमाण यानी कुल एरिया वेक्टर, वेक्टर A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माने क्षेत्रफल का परिमाण इनटू यूनिट वेक्टर n, जहां यूनिट वेक्टर n क्षेत्रफल के लंब दिशा में एक परिमाण वाला यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ आपको ये रिलेशन मिलता है, एरिया वेक्टर A बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर n, जहाँ यूनिट वेक्टर n बताया गया पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत एकांक सदिश है। अब बच्चों, गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ और परिभाषाएं आपको जानना महत्वपूर्ण है।
वो हैं कोण, घन कोण और वैद्युत फ्लक्स। पहले आप इन तीनों के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्षेत्रफल सदिश के बाद अब आप लोग पढ़ें कोण, एंगल, यानी समतलीय कोण। समतलीय कोण, प्लेन एंगल जिसको कहेंगे। समतलीय कोण, प्लेन एंगल। आप लोग पहले जूनियर कक्षाओं में ही पढ़े हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वहां से आप ये जाने, मान लीजिए ये कोई सर्किल है जिसकी रेडियस r है, r त्रिज्या का एक सर्किल है। इसका l लंबाई का चाप केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा सेंटरों पर, उसे समतलीय कोण थीटा कहेंगे। तो यहां से कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, r का पान रेडियस। ये फार्मूला आप पहले से ही पढ़े हैं। तो समतलीय कोण देख रहे हैं, चाप और त्रिज्या का अनुपात है, इसका मात्रक रेडियन होता है। तो बच्चों अगर चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो जाए, ये जो r त्रिज्या का हमने सर्कल खींचा है, इसके चाप l की लंबाई अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए तो क्या मिलेगा? चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई देख रहे हैं, दोनों का अनुपात अगर बराबर बराबर है तो कैंसिल होकर के एक मिलेगा आपको भाग देने पर। तो 1 रेडियन वो कोण मापा जाएगा। तो रेडियन की ये परिभाषा है, किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन कहलाता है। अगर l बराबर r, चाप l की लंबाई त्रिज्या r के बराबर हो जाए तो l में जब r का भाग देंगे तो 1 आएगा, अर्थात 1 रेडियन मिल जाएगा। तो समतलीय कोण रेडियन है इसका मात्रक। और 1 रेडियन की परिभाषा यह है कि किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। दूसरी बात है घन कोण, सॉलिड एंगल। ये तो प्लेन एंगल के बारे में आपने पढ़ा, अब घन कोण के बारे में चलिए समझाते हैं हम आप लोगों को। सॉलिड एंगल, घन कोण क्या होता है? घन कोण, सॉलिड एंगल। समतलीय कोण में केवल 2 विमाएं थी, अब घन कोण में 3 डायमेंशनल फिगर आप समझिए। मान लीजिए कोई गोला है, ये एक स्फीयर है, गोला है, इसकी त्रिज्या r है। तो किसी गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मान लिया इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, इसकी पूरी परिसीमा को सेंटर से मिलाइए, ऐसे कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी आपको। तो ये जो कोण बना, इसी एंगल को घन कोण यानी सॉलिड एंगल कहते हैं। तो किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण, केंद्र पर आंतरिक
जो कोण बनेगा उसी को घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के किसी भाग द्वारा केंद्र पर बना कोण घन कोण कहलाता है। अब प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि अगर हम घन कोण यही मान लें और इसकी त्रिज्या बढ़ा दें, पहले त्रिज्या r थी, अब त्रिज्या हमने थोड़ा सा और बढ़ा के मान लिया कैपिटल R कर दिया, तो घन कोण तो वही है बच्चों, लेकिन अब ये गोला बड़ी त्रिज्या का बन गया, देख रहे हैं आप। तो अब ये पृष्ठ पर क्षेत्रफल जो है ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्षेत्रफल इसकी तुलना में बड़ा हो गया। तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि किसी निश्चित घन कोण के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी निश्चित घन कोण के लिए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल dA माने, इस क्षेत्रफल को क्या माने dA, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल dA समानुपाते r स्क्वायर त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो गया। या dA जब समानुपात का निशान हटा करके बराबर का निशान लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर इक्वलिटी का जब साइन लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा एक नियतांक है, इसे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल dA द्वारा केंद्र पर आंतरिक घन कोण कहते हैं। तो dA इक्वल टू डी ओमेगा इंटू R स्क्वायर, या डी ओमेगा बराबर dA अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिलता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है बच्चों। इस समीकरण नंबर 1 को देखिए, अगर आपने गोले की सतह पर जो क्षेत्रफल लिया है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो जाए, dA की वैल्यू अगर R स्क्वायर के बराबर हो गई, तो डी ओमेगा R स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर 1 स्टेरेडियन, अर्थात यदि dA बराबर R स्क्वायर, तब डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, अर्थात किसी गोले के पृष्ठ के उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा, किसी गोले के पृष्ठ का उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा केंद्र O पर जो एंगल बनता है वो 1 स्टेरेडियन बनता है। इस कोण को घन कोण कहेंगे और इसका मात्रक स्टेरेडियन हो गया, और 1 स्टेरेडियन की परिभाषा हो गई। अब बच्चों ये जानिए कि पूरा अगर हम गोला ले लें, जो R त्रिज्या का गोला है, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा, पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घन कोण, केंद्र पर बना घन कोण ओमेगा बराबर dA बराबर बताया गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग हाई स्कूल क्लास में पढ़े थे, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। अर्थात पूरा गोला केंद्र O पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल घन कोण बनाता है। अब आप एक जनरल बात समझिए, जो कि
इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनेक कंडीशन में लागू होती है। मान लीजिए कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका परिमाण dA है किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा हम बिंदु O पर घन कोण के लिए एक जनरल फार्मूला चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जानिए। मान लीजिए कोई पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर O से R डिस्टेंस पर कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है dA। तो क्षेत्रफल बताया सदिश राशि बच्चों। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत वेक्टर dA हमने बना दिया। और सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के एलांग यूनिट वेक्टर अगर n है, ये यूनिट वेक्टर n हो गया। दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लीजिए। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल केंद्र O पर कितना एंगल बनाएगा, कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, उसके लिए हम R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। R त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करें और इस क्षेत्रफल अवयव dA के द्वारा उस गोले पर प्रक्षेप खींचे। तो उस गोले पर जो प्रक्षेप खींचेंगे R त्रिज्या के, तो मान लिया R त्रिज्या का गोला हमने खींच दिया, तो इस पर जो प्रक्षेप है इसका परिमाण dA cos थीटा, dA cos थीटा होगा बच्चों। जैसे कोई लाइन है ये AB, इस लाइन AB पर दूसरी लाइन मान लीजिए कोई CD है, इसका प्रक्षेप क्या होता है, यहां से लंब खींचे ऐसे लाइन CD के दोनों सिरों से लाइन AB पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जो लंबाई मिलती है मान लीजिए PQ मिली, तो PQ जो है वो लाइन CD का लाइन AB पर प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप बताता है। और इसकी लंबाई कितना होगी, CD cos थीटा के बराबर होगी। जैसे आप इसको अगर पीछे बढ़ा दें ऐसे, तो दोनों लाइनों के बीच अगर एंगल थीटा है, तो ये दूरी जो मिलेगी आपको वो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर यहाँ से खींच दें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो CD का इधर वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट CD cos थीटा होगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल से आप देखिएगा ये परपेंडिकुलर हम n माने, तो cos थीटा इज इक्वल टू CN अपान आधार बटे कर्ण होता है, तो CN अपान CD। तो CN की वैल्यू मिली आपको CD cos थीटा। तो इसी प्रकार ये जो वेक्टर dA लिया है, इसका थीटा डिग्री पर जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी वियोजित भाग होगा, वो dA cos थीटा। तो इस dA cos थीटा भाग द्वारा क्षेत्रफल द्वारा सेंटर O पर आंतरित होने वाला घन कोण d ओमेगा बराबर मिल गया आपको dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। इसी को हम एक दूसरे रूप में लिख रहे हैं बच्चों, देखिए d ओमेगा बराबर dA डॉट n, वेक्टर dA डॉट यूनिट वेक्टर n, ये यूनिट वेक्टर हो गया, dA डॉट n अपॉन r स्क्वायर। आप लोगों ने a डॉट b का फार्मूला पढ़ा होगा। a डॉट b मीन्स वेक्टर a का परिमाण इंटू वेक्टर b का परिमाण इंटू cos थीटा। तो इसी प्रकार dA डॉट n, पहले वेक्टर का परिमाण dA, दूसरे वेक्टर का परिमाण 1 इंटू cos थीटा।
तो ये आपको एक बहुत ही व्यापक फार्मूला मिलता है, डी ओमेगा बराबर डी ए डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। किसी भी एरिया वेक्टर द्वारा उससे आर डिस्टेंस पर आंतरित होने वाला घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर, जहां यूनिट वेक्टर एन क्षेत्रफल सदिश डीए को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन के एलांग यूनिट वेक्टर होता है, जहां पर हमको घन कोण मेजर करना होता है, घन कोण की माप करनी होती है। तो ये बच्चों इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए डॉट एन अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों हम आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको देखिए थोड़ा सा। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, मान लो कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, किसी भी डायरेक्शन में है, मान लिया वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है, कैपिटल ई, इसमें कोई एरिया यहाँ पर स्थित है, इतना बड़ा क्षेत्रफल स्थित है। तो इससे जो वैद्युत बल रेखाओं की माप है इस क्षेत्रफल से पास होने वाली, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी वही माप है। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर डीए और वैद्युत क्षेत्रीय क्षेत्रफल वेक्टर डीए इस पृष्ठ के लंबवत होगा बाहर की ओर। तो इस क्षेत्रफल वेक्टर डीए, ये वेक्टर डीए है, वेक्टर डीए से गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं हैं उसी की माप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ क्षेत्रफल वेक्टर डीए से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ये फाई ई जो है वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई और वेक्टर डीए, माने वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, दोनों सदिशों का अदिश गुणन। ये इस चैप्टर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला फार्मूला मैंने बताया घन कोण मेजर करने के लिए डीए डी ओमेगा, तो डी ओमेगा बराबर डीए डॉट एन अपॉन आर स्क्वायर। और ये दूसरा फार्मूला बहुत ही व्यापक है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्रफल वेक्टर स्थित है तो क्षेत्रफल वेक्टर से पास होने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई और वेक्टर डीए के अदिश गुणन के बराबर होता है। इसी को दूसरे रूप में देखा जा सकता है, या डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई का मापांक इंटू वेक्टर डीए का मापांक इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डीए दोनों के बीच का एंगल है, कोण है। तो ये बहुत ही व्यापक फार्मूला है। अब कुछ कंडीशन देखिए, अगर ये क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत है, जैसे वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए इस डायरेक्शन में है और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 डिग्री क्षेत्रफल वेक्टर देख रहे हैं बाहर की ओर है और वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही है, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी उस दशा में,
वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान अधिकतम होगा। और अगर क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र बताया, ये देख रहे हैं सीधे समांतर है दाईं ओर, और क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे हो गया, उसी के तल के समांतर हो गया, तब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्षेत्रफल वेक्टर देख रहे हैं तल के लंबवत बाहर की ओर होता है और वैद्युत क्षेत्र सीधे समांतर है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया। उस दशा में cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये तल है, क्षेत्रफल है, इसके लंबवत क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो जो भी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को छूती हुई, टच करती हुई, स्पर्श करती हुई बाहर निकल जा रही। कोई भी वैद्युत बल रेखा इस क्षेत्रफल को काट नहीं रही है। तो जब कोई भी वैद्युत रेखा बल रेखा क्षेत्रफल को काट नहीं है, माने क्षेत्रफल को पेनिट्रेट नहीं कर रही है, इसको भेद नहीं रही है, तो उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। तो यहाँ देखिए जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो डी फाई ई का मान 0 हो गया, अर्थात कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है। और जब थीटा की वैल्यू 0 रहती है उस दशा में डी फाई ई की वैल्यू ई इंटू डी ए माने अधिकतम मिलती है। cos 0 का मान 1 हो गया। तो ये वैद्युत फ्लक्स है बच्चों। हर कंडीशन में मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच कोई भी एंगल है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। लेकिन मैक्सिमम वैद्युत फ्लक्स कब गुजरेगा? जब वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल रहेगा। उस दशा में यानी तल लंबवत है वैद्युत बल रेखाओं के, तल क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत जब रहेगा उस दशा में एंगल थीटा का मान 0 मिलेगा, क्योंकि तल के लंब क्षेत्रफल वेक्टर होता है। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होगी और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। अब वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा देख लीजिए बच्चों। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो मात्रक जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले से ही, किसी भी फार्मूले का, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसके फार्मूले को देख करके बड़ी ही आसानी से लिख दिया जाता है। जब आपको मूल मात्रक पता रहे तो मूल मात्रक कक्षा 9 से ही आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मात्रक, पहले फार्मूला देखिए, ई और डी ए का अदिश गुणन माने ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप पढ़े हैं, ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर एफ अपान क्यू। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। अब एरिया वेक्टर जो है डीए जो है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और cos थीटा का कोई भी मात्रक नहीं है, उस अनुपात है दो भुजाओं का। तो न्यूटन बल का मात्रक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो जब बीमा आपको लिखनी है तो इसको और सरल करेंगे, और अगर आपको वैद्युत फ्लक्स का मात्रक चाहिए तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम में मिल गया है। अब आप अगर बीमा देखना चाहते हैं, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, तो बीमा में देखिए थोड़ा सा एक और सरल करेंगे। न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये आएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ये है दूरी का बल
मीटर स्क्वायर और ये कूलम, कूलम माने एम्पियर इनटू सेकंड। ये सब राशियां लिख रहे हैं तो यहाँ लंबाई लिख दें, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लंबाई का वर्ग हो गया, लंबाई। अब ये सब राशियां लिखी गई हैं। यहाँ कूलम है, कूलम माने एम्पियर इनटू सेकंड। इसको थोड़ा सा और सरल देखें, द्रव्यमान को m से, त्वरण को L-2, जैसा कि आप पिछली कक्षा में ही पढ़े हैं। ये लंबाई का वर्ग L स्क्वायर, एम्पियर को A से और टाइम को T से। तो कुल मिलाकर के ये जो हर में राशियां लिखी गई हैं, इनको अगर अंश में लिखा जाए और बड़े कोष्ठक में, तो यम लंबाई पर देखिए 1 घात यहाँ और 2 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, कुल मिलाकर L³ हो गया। टाइम पर देखिए T का घात यहाँ 2 है और 1 नीचे से जे ऊपर गया तो T पावर -3 और ये एम्पियर ऊपर गया तो A पावर -1। यम L³ T पावर -3 A पावर -1, ये बीमा बन गई विद्युत फ्लक्स की। अब बच्चों इसके बाद गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय को हम आप लोगों को अपने अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।